नमस्कार, राज्यसभा टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रीति। बिहार चुनाव के तीसरे दौर के लिए आज अधिसूचना जारी हो जाएगी और इसके साथ ही तीसरे दौर की 6 जिलों की 50 सीटों पर नामांकन का काम शुरू हो जाएगा। चुनाव को स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से कराने के लिए चुनाव आयोग की कोशिशें भी जारी हैं। इसके तहत आयोग ने 12 अक्टूबर से एग्जिट पोल के प्रकाशन पर रोक लगा दी है। वहीं आज बीजेपी अपना विजन डॉक्यूमेंट जारी करेगी, जिसमें राज्य के विकास के लिए पार्टी के एजेंडे को जनता के सामने रखा जाएगा। इसके अलावा चुनाव से जुड़ी बाकी खबरें भी आपको विस्तार से बताएंगे। सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। बिहार में 12 अक्टूबर से एग्जिट पोल पर रोक, 5 नवंबर तक प्रकाशन प्रसारण पर पाबंदी, मतदान से पहले 48 घंटे में ओपिनियन पोल की भी अनुमति नहीं। बीजेपी का विजन डॉक्यूमेंट आज पटना में वित्त मंत्री अरुण जेटली करेंगे पेश। सूबे के विकास के लिए 7 सूत्रीय एजेंडे पर होगा जोर। बेगूसराय में बीजेपी अध्यक्ष का कार्यकर्ताओं को एकजुटता का मंत्र, महागठबंधन पर जमकर साधा निशाना, का आरक्षण के समर्थन में बीजेपी। तीसरे दौर के लिए अधिसूचना आज 8 अक्टूबर तक भरा जा सकता है पर्चा। दूसरे दौर के लिए नाम वापसी का आखिरी दिन। चुनाव आयोग ने बिहार में 12 अक्टूबर से एग्जिट पोल पर पाबंदी लगा दी है। यह पाबंदी 12 अक्टूबर को पहले दौर के मतदान से लेकर 5 नवंबर को 5वें दौर के मतदान खत्म होने तक जारी रहेगी। आयोग के मुताबिक एग्जिट पोल के प्रकाशन पर रोक 12 अक्टूबर को सुबह 7 बजे से लागू हो जाएगी। चुनाव आयोग की अधिसूचना में कहा गया है कि किसी भी तरह के एग्जिट पोल का संचालन और प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में प्रकाशन या प्रचार पर प्रतिबंध रहेगा। इसके अलावा संबंधित क्षेत्रों में मतदान से 48 घंटे पहले ओपिनियन पोल या चुनाव सर्वेक्षण के नतीजों के प्रकाशन या प्रसारण पर भी प्रतिबंध रहेगा। बिहार विधानसभा के लिए 12 अक्टूबर से 5 नवंबर के बीच 5 दौर में चुनाव होने वाले हैं। और हमारे संवाददाता रवींद्र शोरान इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका हम रुख करेंगे। तो चुनाव आयोग ने रवींद्र साफ कर दिया है, एग्जिट पोल ओपिनियन पोल को लेकर अपना रुख और कड़ी नजर भी इसको लेकर रहने वाली है चुनाव आयोग की। हम कोशिश करेंगे अपने संवाददाता रवींद्र से जुड़ने की, फिलहाल उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। वहीं बिहार के सियासी समर में आज बीजेपी विजन डॉक्यूमेंट यानी दृष्टि पत्र पेश करेगी। पटना में बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली इसे जारी करेंगे। इस मौके पर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह समेत कई वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि बीजेपी ने बीते कुछ विधानसभा चुनाव से घोषणा पत्र के बजाय विजन डॉक्यूमेंट पेश करने की परिपाटी शुरू कर दी है। बिहार ऐसा तीसरा राज्य है जहां बीजेपी घोषणा पत्र के बजाय दृष्टि पत्र जारी कर रही है। बीजेपी के बिहार प्रभारी भूपेंद्र यादव ने बताया कि विजन डॉक्यूमेंट के जरिए जनता के सामने पार्टी सूबे के विकास के लिए 7 सूत्रीय एजेंडा रखेगी। इसमें महिला सशक्तिकरण, शिक्षा, रोजगार, युवा और ढांचागत विकास जैसे मुद्दों पर जोर होगा। उन्होंने कहा कि विजन डॉक्यूमेंट अगले 5 साल में बिहार के विकास का रोड मैप है, जिसे पार्टी सत्ता में आने पर लागू करेगी। माना जा रहा है कि बीजेपी के मिशन बिहार के इस दृष्टि पत्र में युवाओं को लुभाने के लिए राज्य में आईटी सेक्टर के विकास पर भी जोर दिया जा सकता है। फिलहाल हमारे संवाददाता रवींद्र शोरान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका हम रुख करेंगे। रविंद्र, दृष्टि पत्र आज आने वाला है, विजन डॉक्यूमेंट बीजेपी का, लेकिन जिस तरह से हमने पिछले कुछ दिनों में देखा है कि विकास का मुद्दा कहीं ना कहीं पीछे चला जा रहा है, नेताओं के भाषणों में जिस तरह से हमने देखा, ऐसे में विजन डॉक्यूमेंट में क्या अपेक्षा की जाए बीजेपी के? जी प्रीति, देखिए विजन डॉक्यूमेंट जो है और नेताओं के जो भाषण जो है और मीडिया से जो इंटरेक्शन होता है, इन सब चीजों में लगातार विकास की बातें की जा रही हैं, किस तरीके से रोजगार लेके आया जाए, इस तरह की बातें की जा रही हैं। लेकिन जब जमीन पर ये नेता लोग जाते हैं या जमीन पर जब कार्यकर्ताओं को ब्रीफ किया जाता है, तो सबसे बड़ा इनका लुभाने का जो है वो हथियार यही है कि जातिगत आधार पर ज्यादा से ज्यादा वोट ले जा सकें। इस तरीके से हम लोग बाहुबली लोगों की मदद से या किसी दूसरे तरीके से वोटों को जो है लामबंद करने की कोशिश की जाए।
इसके लिए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। लालू यादव के खिलाफ जिस तरीके से एफआईआर हुई है, उसके बावजूद भी वो अपने स्टैंड पर कायम है और लगातार कह रहे हैं कि ये जो है उन्होंने कोई गलत बात नहीं कही। ठीक इसी तरीके से सुशील मोदी के खिलाफ जब एफआईआर हुई है, बीजेपी के नेता हैं, वो भी लगातार अपने स्टैंड पर कायम है। यानी कि राजनीतिक दल जो हैं वो इस बात पर पूरी तरीके से खड़े हुए हैं कि चाहे जो भी हो, इस चुनाव को जीतने के लिए किसी भी तरह की कोशिशें की जाए, वो लोग ये करने के लिए तैयार हैं। और इसी की वजह से एफआईआर होने के बावजूद भी लगातार लालू यादव की कोशिश इस चुनाव में यही है कि किसी तरीके से पूरी जो डिबेट है, उस डिबेट को जातिगत आधार पर बैकवर्ड वर्सेस फॉरवर्ड, दलित पिछड़ा उन लोगों के साथ जोड़ दी जाए, जिससे कि जो विकास की बात है या प्रोग्रेसिव एजेंडा अगर कोई पार्टी लेके आना चाहे तो वो कहीं पीछे छूट जाए और सारी की सारी बहस जो आम आदमी सीधे समझ पाए, जाति जो कि हिंदुस्तान की वर्ण व्यवस्था एक पुराने समय से चली आ रही है, वापस उसी पर केंद्रित हो जाए, जिससे कि उनको लाभ मिल सके। रवीन, क्या ये समझना चाहेंगे ये विजन डॉक्यूमेंट सिर्फ बीजेपी का होगा? क्योंकि जब चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ था, उससे पहले ही एनडीए अलायंस ने साफ किया था कि उनका एक विजन डॉक्यूमेंट पूरे एनडीए का आएगा। ये जो विजन डॉक्यूमेंट जो है ये बीजेपी का होगा और तमाम दूसरे जो घटक दल हैं वो लोग भी अपने अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ आएंगे। इसके अलावा अभी जो है आरजेडी और जनता दल यू का जो महागठबंधन है, वो लोग भी अपने जो है एजेंडा और मैनिफेस्टो के साथ इस चुनाव मैदान में। देखिए, बात यही है कि सब लोग एक मैनिफेस्टो के हिसाब से बहुत लोक लुभावन वादे करने की कोशिश यहाँ पे की जाए। बिल्कुल बिल्कुल, और विकास का एजेंडा पेश करने की कोशिश की जाएगी, खासकर युवाओं को फोकस में रखा जाएगा और उनके लिए रोजगार और तमाम और विजन क्या है बीजेपी के पास, उसे लेकर इस विजन डॉक्यूमेंट में दावे और वादे हमें दिखाई दे सकते हैं। वहीं बिहार चुनाव में पार्टी कार्यकर्ताओं का वो प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह अपनी तरफ से भरपूर कोशिश कर रहे हैं। अमित शाह ने कल बेगूसराय में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने एक तरफ नीतीश और लालू पर जमकर निशाना साधा तो दूसरी तरफ आरक्षण पर पार्टी का स्टैंड भी साफ किया। बिहार के प्रचार की शुरुआत करने जा रहा हूं मेरे बेगूसराय के कार्यकर्ताओं के साथ। बेगूसराय से अपने 7 दिन के दौरे का आगाज करते हुए बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने पार्टी कार्यकर्ताओं में दम भरने का पुरजोर प्रयास किया। सभी गिले शिकवे मिटाते हुए कार्यकर्ताओं से चुनाव में पूरा दम लगाने की गुजारिश की। तकरीबन 30 मिनट के भाषण में अमित शाह ने लालू नीतीश दोनों पर जमकर निशाना साधा। बताइए, जय प्रकाश नारायण हो, राजेंद्र बाबू हो, जगजीवन राम जी हो, कर्पूरी ठाकुर हो, एक परंपरा, प्रामाणिक लोगों की परंपरा बिहार के नेतृत्व में रही, जिसका देश सम्मान करता था। और आज बिहार चारा चोर लालू के नाम से जाना जाता है। कहां है आज फडणवीस जी? जॉर्ज साहब कहां है? जॉर्ज साहब भी भाजपा की तरह दगा भोगकर कहीं और गुमनाम जिंदगी। मित्रों, और उसके बाद में भाजपा, नीतीश कुमार जी के लिए किसी को छोड़ देना सत्ता के लिए ये नई बात नहीं। अमित शाह ने कांग्रेस को भी आड़े हाथों लेते हुए आरक्षण मामले पर पार्टी का पक्ष स्पष्ट किया। अमित शाह ने कहा कि वो वर्तमान आरक्षण नीति के समर्थन में हैं। भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती। मीडिया के माध्यम से मैं बिहार की जनता को कहना चाहता हूं कि लालू जी सफेद झूठ बोल रहे। भारतीय जनता पार्टी आरक्षण की समर्थक है और आरक्षण में कोई प्रकार का बदलाव भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती। अमित शाह ने कार्यकर्ताओं के सामने कई वादे भी किए। 24 घंटे बिजली, हर गांव को सड़कों से जोड़ना, अरबों का निवेश और ठोस कानून व्यवस्था का जिक्र करते हुए विकास को ही पार्टी का प्रमुख मकसद बताया। अमित शाह के साथ कई केंद्रीय मंत्री और कई बिहार के बड़े नेता मौजूद थे। एक हफ्ते में पार्टी अध्यक्ष 38 जिलों के पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ तकरीबन 9 मुलाकातें करेंगे, जिसमें किशनगंज, कटिहार और पूर्णिया जैसे जिले भी शामिल हैं, जहां लोकसभा चुनावों में बीजेपी को हार का मुंह देखना पड़ा था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। बिहार के सियासी समर में नेताओं के पार्टी बदलने का सिलसिला भी जारी है। पटना में बुधवार को कई स्थानीय नेताओं ने केंद्रीय मंत्रियों
राधा मोहन सिंह और रामकृपाल यादव की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल होने की घोषणा की। इस मौके पर केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने कहा कि बीजेपी की नीतियों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व ने दूसरी पार्टियों के नेताओं को भी प्रभावित किया है। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता की बदलाव चाहती है। राधा मोहन सिंह ने दावा किया कि बीजेपी ही बिहार को विकास की राह दिखा सकती है। इस मौके पर केंद्रीय पेयजल और स्वच्छता राज्य मंत्री रामकृपाल यादव ने महागठबंधन पर बिहार की जनता को गुमराह करने का आरोप भी लगाया। आज जिस समाज के लोग भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, इन सबका संबंध पहले आरजेडी या जदयू के साथ था और एक प्रकार से लगता है कि जदयू अति पिछड़ा प्रकोष्ठ का पूर्ण विलयन हो रहा है भारतीय जनता पार्टी के साथ। जिस तरह से एक परिवर्तन का उद्यमान है, उत्साह है, उमंग है और सब लोगों ने संकल्प लिया है कि 25 साल की लालू और नीतीश की सरकार जिसने लोगों को ठगा है, धोखा दिया है, विकास को अवरुद्ध किया है, बिहार के गरीबों को विनाश किया है, उससे मुक्ति दिलानी है। हालांकि बीजेपी में भी टिकट बंटवारे को लेकर नाराजगी का सिलसिला थम नहीं रहा है। बुधवार को पटना में पार्टी ऑफिस के बाहर कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। कार्यकर्ता कोसी प्रमंडल में टिकट बंटवारे को लेकर नाराज थे। प्रदर्शनकारियों ने पार्टी से सही उम्मीदवारों को टिकट देने की मांग की। और तीसरे दौर के लिए आज अधिसूचना जारी होते ही बिहार में चुनावी सरगर्मियां और तेज हो जाएंगी। इसके साथ ही राजधानी पटना समेत 6 जिलों की 50 सीटों पर आज से नामांकन दाखिल किए जा सकते हैं। तीसरे दौर के लिए 8 अक्टूबर तक पर्चे भरे जा सकते हैं। अगले दिन यानी 9 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी। नामांकन पत्रों की जांच के बाद 12 अक्टूबर तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। तीसरे दौर में 28 अक्टूबर को मतदान होना है। इस दौर में सारण, वैशाली, नालंदा, राजधानी पटना, भोजपुर और बक्सर जिलों की 50 सीटें हैं। और इसके अलावा दूसरे दौर के लिए आज नाम वापसी का आखिरी दिन है। मंगलवार को नामांकन पत्रों की जांच की गई थी और इस दौर में 499 उम्मीदवारों के पर्चे भरे थे और जांच के बाद 471 उम्मीदवारों के नामांकन पत्र सही पाए गए। 28 प्रत्याशी ऐसे थे जिनके नामांकन पत्र रद्द हो गए। इस दौर के लिए 28 सितंबर तक नामांकन का सिलसिला चला। दूसरे दौर में 16 अक्टूबर को मतदान होगा और इस दौर में कैमूर, रोहतास, अरवल, जहानाबाद, औरंगाबाद और गया 6 जिलों की 32 सीटें हैं। तमाम चुनावी सरगर्मियां बढ़ गई हैं और तीसरे दौर के लिए नामांकन भी अब अधिसूचना जारी हो जाएगी, उसके बाद से शुरू होगा। साथ ही चुनाव आयोग ने बिहार में 12 अक्टूबर से एग्जिट पोल पर भी पाबंदी लगा दी है। रविंद्र शोरान हमारे संवाददाता पटना से जुड़े हैं। सरगर्मियां और तेज हो गई हैं, तीसरे दौर का नामांकन शुरू होगा। साथ ही चुनाव आयोग ने जो नए दिशा निर्देश जारी किए हैं एग्जिट पोल को लेकर, सख्ती और बढ़ जाएगी अब रविंद्र? जी देखिए, चुनाव आयोग जो है इस चुनाव में किसी भी तरह की कसर छोड़ना नहीं चाहता है, चाहे वो सुरक्षा के बंदोबस्त की बात हो या एग्जिट पोल्स की बात हो। इसके अलावा उन्होंने जो नेताओं के, बड़े नेताओं के भाषण हैं, जो रैलियां वो कर रहे हैं, उसकी वीडियोग्राफी भी कर रहे हैं। किसी भी तरह की कसर चुनाव आयोग की तरफ से ना रहे, इस बात की पूरी कोशिश की जा रही है। और खासतौर पर जो सुरक्षा है, जो पहले चरण का मतदान जहाँ पे होने वाला है, वो जो नक्सल प्रभावित इलाका है, उसमें इस बार खासतौर पर सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं, जिसमें नेत्रा नामक ड्रोन है, उसकी सहायता के साथ जो भौगोलिक कठिन परिस्थितियां हैं, जहाँ पे पैरामिलिट्री के थोड़ा सा पहुंचने में कठिनाई आती है, वहां पर उसको भेज के और सुरक्षित और सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाए, जिससे कि अगर कोई वोट डालना चाहता है उस इलाके में तो उसको कोई दिक्कत ना हो। इसकी भी कोशिशें की जा रही हैं। एग्जिट पोल का मतलब यही है कि किसी भी तरीके से जो मतदाता है, जो दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें दौर के मतदाता हैं, उनके विचार पे या किसी भी तरह का प्रभाव ना पड़े इस एग्जिट पोल का। इस कोशिश को लेकर के चुनाव आयोग आगे बढ़ रहा है, जिससे कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस की तरफ जो है और मजबूती के साथ कदम बढ़ाए जा सकें। और जहां तक पुलिस सुरक्षा की बात है, तो पुलिस जो है लगातार कोशिश कर रही है, जो पैरोल जंपर्स हैं या जो भगोड़े अपराधी हैं, उनको गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है। जो हथियार है, लाइसेंस शुदा हथियार हैं, उनको एक बार दोबारा से चेक करके और फिर उनकी शिनाख्त और तहकीकात की जा रही है। और जो
पैसा जो हाँ। इसमें चुनाव में चल रहा है या फिर लीकर जो इधर उधर से कहीं आ रही है, उसके ऊपर भी सख्ती के साथ जो है पुलिस कार्रवाई कर रही है। बिल्कुल, बेहद सख्ती बरत रहा है चुनाव आयोग अपनी तरफ से। एग्जिट पोल पर और ओपिनियन पोल को लेकर भी दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। रवीन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और जैसा पहले भी चिंता जाहिर कर चुका है चुनाव आयोग की, हर चौथे विधानसभा क्षेत्र में पैसे और शराब को लेकर आशंका जाहिर की गई है कि बांटी जा सकती है और इसके जरिए मतदाताओं को लुभाया जा सकता है, इसलिए सख्ती और ज़्यादा सख्त तरीके से बढ़ा दी गई है चुनाव आयोग की तरफ से। फिलहाल यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो बताएंगे भागलपुर के मुद्दे और राजनीतिक समीकरण के बारे में। हिंदी साहित्य और पत्रकारिता का एक अहम नाम, जिंदगी और हालात का किया जिन्होंने डटकर मुकाबला। कहीं पे चीजों का जो बुनियाद पड़ी वो बचपन के हालात की वजह से पड़ी। उसने मुझे बेबाकी भी दी और सच बात कहने का जज्बा भी दिया। मिलिए शख्सियत में मशहूर मारूफ लेखिका नासिरा शर्मा से शनिवार रात 10:30 बजे और रविवार सुबह 11 बजे सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। दुनिया का हाल, राजनीति की चाल, बिजनेस की रफ्तार, खेल का धमाल, दिन की शुरुआत खबरों के साथ। देखिए हर रोज सुबह 9 बजे सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ऐसे तो तीसरे दौर के लिए नामांकन प्रक्रिया आज से शुरू हो रही है, लेकिन इस दौर के सीटों पर चुनाव प्रचार पहले ही जोर पकड़ चुका है। वैशाली में कुछ ऐसा ही आलम है। हर पार्टी के उम्मीदवारों ने प्रचार के लिए पूरी ताकत लगा दी है। प्रचार का तरीका भी अनोखा है। वैशाली के रापाकड़ सीट से आरजेडी उम्मीदवार शिवचंद्र राम मोटरसाइकिल से प्रचार करने में जुटे हैं। वहीं महनार विधानसभा क्षेत्र के बीएसपी प्रत्याशी वीर बहादुर सिंह अपने चुनाव चिन्ह हाथी को साथ में लेकर जनता के बीच में है और इसकी दिलचस्प तस्वीरें आप देख भी पा रहे हैं। राजा पाकर में जो अभी लड़ाई हो रही है, ये लड़ाई राजा और फकीर की लड़ाई हो रही है। इस वैशाली जिला के और खास करके राजा पाकर के लोग ये निर्णय लिया है कि हमारा बेटा, गांव का बेटा, लोकल बेटा, हम उसको सेवा करेंगे। अब खगड़िया के लोग की बात नहीं चलेगी। हमको किसी को कहने की जरूरत नहीं पड़ती है कि हम बहुजन समाज का हाथी छाप से, लोग स्वयं बुझ जाते हैं कि हाथी छाप बहुजन समाज का पार्टी का है। हमको कहने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है और उससे मेरा अपने आप ये होता है, प्रचार हो जाता है। वहीं भागलपुर में ये पूर्वी बिहार का सबसे पुराना और राजनीतिक रूप से काफी अहम शहर है। कई उद्योगों में आगे होते हुए भी ये शहर मूलभूत जरूरतों में पिछड़ा हुआ है। सड़कें हैं नहीं और गंदगी हर तरफ नजर आती है। देखिए हमारे संवाददाता विशाल दहिया की ये रिपोर्ट। जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज और तिलका मांझी विश्वविद्यालय जैसे नामी संस्थान भागलपुर का रुतबा बयान करते हैं, लेकिन इन सब के बावजूद ये इलाका पटना जैसे शहरों की तुलना में बेहद पिछड़ा हुआ दिखाई देता है। स्वास्थ्य और शिक्षा के मामले में इसकी हालत और भी बदतर है। शिक्षा व्यवस्था को थोड़ा बदहाली को उसको सुधारना चाहिए और उसमें निरंतरता, तत्परता और सटीकता लाना चाहिए। हमारे जो यूनिवर्सिटी में है वो शिक्षकों की बहुत ज़्यादा ही कमी है, तो इस कमी को दूर किया जाए। जो हमारे डिपार्टमेंट की बुनियादी ज़रूरतें हैं उनको पूरा किया जाए। शिक्षा के गिरते स्तर और अस्पतालों की बदहाली के अलावा भागलपुर के लोग सड़कों से सबसे ज्यादा परेशान हैं। एक बार जाम लग जाए तो ट्रैफिक का भगवान ही मालिक है। भागलपुर के लोगों के लिए घंटों तक सड़कों पर लंबे ट्रैफिक जाम में फंसे रहना अब शायद उनके जीवन का अभिन्न हिस्सा बन गया है।
और हर चुनावी मौसम में राजनीतिक पार्टियों द्वारा किए गए वायदों के बावजूद इस समस्या का हल दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आ रहा। शहर में आए दिन ट्रैफिक जैम के बीच छोटा मोटा बाजार लग जाता है। आए दिन पब्लिक परेशान और जो ट्रैफिक व्यवस्था का बेहाल, इससे निजात दिलवाइए। जो भी नेता आवे इससे निजात दिलवाइए, टाउन को साफ सुथरा करवाइए। रोड पूरी तरह से जाम होता है कि जो अभी जो कोई पैसेंजर जो अगर जो बीमार पड़ जाए तो हॉस्पिटल जाने से रास्ते में दम टूट जाएगा उसका। राजनीति को करीब से देखने वालों का मानना है कि भागलपुर में मुद्दों की कोई कमी नहीं है, लेकिन इतने स्थानीय मुद्दे होते हुए भी वो चुनाव को प्रभावित नहीं करते। मुद्दों का अभाव यहाँ नहीं है, मुद्दे हैं, लेकिन वे मुद्दे निर्वाचक को प्रभावित करने वाले मुद्दे नहीं हैं। वे मुद्दे चर्चा के लिए हैं, बौद्धिक विश्लेषण के लिए हैं। मतदाता उससे प्रभावित होकर उसको प्रभावकारी बनावे, राजनीति पर उन मुद्दों के प्रभाव को स्थापित करें, ऐसा आज तक किसी निर्वाचन में यहाँ नहीं हो पाया। भागलपुर में 7 विधानसभा सीटें हैं जिन पर पहले चरण में 12 अक्टूबर को वोट डाले जाने हैं। पिछले चुनावों में यहाँ जेडीयू बीजेपी गठबंधन को बड़ी जीत मिली थी। दोनों ने 3-3 सीटों पर जीत दर्ज की। इसके अलावा 1 सीट कांग्रेस को मिली थी। विशाल दहिया, राज्यसभा टीवी, भागलपुर। और ये पहली बार नहीं है, बिहार के चुनाव में खराब सड़कों का मुद्दा हमेशा से उठता रहा है। सड़कों की बदहाली की तस्वीर जिन इलाकों में सबसे ज्यादा दिखाई देती है उनमें शेखपुरा जिला भी शामिल है। शेखपुरा में ग्रामीण इलाकों की बात तो दूर, शहर के प्रमुख हिस्सों में भी दशकों से सड़कों की हालत नहीं सुधरी है। देखिए शेखपुरा से रिपोर्ट। यह है दक्षिणी बिहार का शेखपुरा जिला, जिसे सबसे पिछड़े इलाकों में शुमार किया जाता है। शेखपुरा बेरोजगारी, शिक्षा की कमी, घंटों बिजली की कटौती जैसी बुनियादी सुविधाओं से महरूम है। लेकिन जर्जर सड़कें इलाके के लोगों की तकलीफ की सबसे बड़ी वजह है। रोड का बहुत दिक्कत है, गाड़ी में पब्लिक का भी दिक्कत हो रहा है जाने आने में। कचरा जमा रहती है, जाने में बहुत कठिनाई होती है, डेली के डेली गाड़ी फंस जाती है। सड़कों को लेकर तो इतनी बुरी हालत है कि यहाँ से बुरी हालत कहीं का है ही नहीं। शेखपुरा जेडीयू का गढ़ रहा है। 2010 के चुनाव में जिले की दोनों विधानसभा सीटों में जेडीयू को जीत हासिल हुई। इस क्षेत्र के नेताओं ने भी दशकों तक इन बदहाल सड़कों को दुरुस्त करने पर ध्यान नहीं दिया। यहाँ 12 अक्टूबर को पहले चरण में ही चुनाव होने हैं और बदहाल सड़कों का मुद्दा एक बार फिर गूंज रहा है। राजनीतिक दल इस बदहाली के लिए एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। जहाँ पिछले 10 वर्ष पहले कुछ काम नहीं था, आवाज काफी काम हुआ है, तो उस दिशा में हम लोगों का काफी काम हुआ है। और नीतीश जी की जो सरकार रही उससे पूरा पहले और अब में काफी अंतर है। जहाँ रोड नहीं थे सभी जगह गांव गांव में रोड है। एक आध अपवाद कहीं होगा जो छुटा हुआ है। विकास 1 पैसा हुआ है और 99 पैसा उसके एवज में भ्रष्टाचार हुआ है। इसी कारण है कि आज भी स्थिति वही थी जो आज से 10 साल पहले थी। बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की स्थिति तो सुधर गई, लेकिन मुख्य मार्ग को जिलों और जिलों को कस्बों से जोड़ने वाले रास्ते अब भी बदतर हैं। बिहार की खराब सड़कों को मुद्दा बनाकर 10 साल पहले एनडीए गठबंधन सत्ता में काबिज हुआ था। सरकार तो बदल गई, लेकिन बिहार के सड़कों की हालत नहीं बदली। गठबंधन के रिश्ते बदल गए, लेकिन मुद्दे अब भी ज्यों के त्यों हैं। कैमरामैन राज ठाकुर के साथ प्रणव गोस्वामी, राज्यसभा टीवी, शेखपुरा। बिहार के चुनावी रण में अपने रसूख के हिसाब से हर नेता अगली पीढ़ी को आगे लाने की होड़ में दिख रहा है, चाहे वो आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव हो या एलजेपी अध्यक्ष रामविलास पासवान या फिर हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के सुप्रीमो जीतन राम मांझी। बीजेपी के भी कई नेता प्रभाव का इस्तेमाल करके अपने कुनबे को टिकट दिलाने में कामयाब रहे हैं। (243) सीटों की बिसात पर सभी पार्टियां अपना अपना मोहरा सजा रही हैं। पार्टी दूसरे उम्मीदवारों के लिए भले ही मानदंड की बात करती रही हों, लेकिन रिश्तेदारों के लिए बस रिश्ता ही बड़ा और पुख्ता पैमाना है। बिहार चुनाव में सभी पार्टियों ने करीब करीब सभी सीटों पर उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है।
पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव चुनावी राजनीति से दूर हैं, तो ऐसे में अपनी विरासत दोनों बेटों को सौंपने का मन बना लिया है। उनके दोनों बेटे लालटेन की रोशनी में विधानसभा की देहरी पार करने के लिए मैदान में उतर चुके हैं। शिक्षा व्यवस्था को हम लोग सुधारने का काम करेंगे। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के जीतन राम मांझी भी चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। जहां वो खुद 2 सीट पर किस्मत आजमा रहे हैं, वहीं तीसरी सीट पर बेटे को उतारा है। पार्टी के बिहार अध्यक्ष शकुनी चौधरी खुद तो लड़ ही रहे हैं, अपने बेटे को भी टिकट दिलाने में कामयाब रहे। चुनावी समर में बीजेपी में भी कई बड़े नेताओं के पुत्रों को टिकट मिला है। इसमें बक्सर से सांसद अश्विनी चौबे, राज्यसभा सांसद डॉक्टर सीपी ठाकुर, पूर्व केंद्रीय मंत्री मुन्नीलाल जैसे नेता शामिल हैं। एनडीए के साथ ही रामविलास पासवान ने अपने भाई, भतीजे और रिश्तेदारों को जमकर तरजीह दी। 40 में से 5 सीटों पर परिवार के सदस्यों को उतारा गया है। तमाम रिश्तेदारों को टिकट बांटने के बावजूद दिग्गजों के घर में घमासान भी दिख रहा है। ससुर के सियासी फैसलों से कई जमाई नाराज हैं। कुंदन कुमार, राज्यसभा टीवी। और इसी के साथ फिलहाल लोकतंत्र में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।